हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो पार्ट 2 है, आपकी ये जो वर्णमाला की क्लास चल रही है वो पार्ट 2 कवर कर लेते हैं और साथ ही इसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट 1 है यानी कि इसी क्लास का ये जो टॉपिक है आपका वर्णमाला, इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने पहले करवा दिया है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ तक मैंने बता दिया था। अल्प प्राण महाप्राण मैंने बता दिया था। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। ठीक है। तो देखो, अल्प प्राण क्या होता है। अल्प मीन्स कम होता है, प्राण मीन्स क्या होता है, वायु। जिन व्यंजनों का उच्चारण में जो मुख से जो आपकी जो हवा है यानी कि वायु है वो कम निकलती है, उनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्प प्राण कहते हैं। तो हर एक जो वर्ग का आपका यानी कि पहला, तीसरा और जो आपका पांचवा जो व्यंजन है वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है। कौन सा, पहला, तीसरा और जो पांचवा व्यंजन है, हर एक व्यंजन हर एक वर्ग का यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोग, क, ख, ग, घ और ड। तो यानी कि ये जो पहला है, ये तीसरा है और ये पांचवा है, ये क्या कहलाएंगे, आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। और ये जो आपका दूसरा है और ये जो फोर्थ है यानी कि ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे महाप्राण। ठीक है। तो महाप्राण में मुख से आपके पास अधिक वायु निकलती है, वो हो जाते हैं आपके महाप्राण। ठीक है। तो हर वर्ग का दूसरा और जो चौथा व्यंजन है यानी कि वो क्या होता है, आपका महाप्राण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे ये वाला देखो, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण जो पारंपरिक जो वर्णमाला के बीच यानी कि स्वरों और स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है उनको अंतस्थ कहेंगे। ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, हम अंतस्थ बोलेंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, आपके चार होते हैं, ये रे, ले और वे। अब इनके उच्चारण स्थान को और जान लेते हैं साथ ही साथ। तो इनके उच्चारण स्थान क्या है वो और देखेंगे हम लोग। ये कहाँ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है आपका। और देखने वाले हैं अब हम इनको। ये देखिए, ये देखो, ये रे, ले और वे। ठीक है। तो यह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। रे को वर्तस्य भी बोला जाता है और या फिर हम कह सकते हैं इसको दंतमूल, ये मसूड़ों से बोला जाता है। ऐसे ही ले है वो भी दंतमूल है आपका। और वह है, ये क्या है, दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ, ऊपर के दांत प्लस में निचला, नीचे वाला जो होठ है आपका, ठीक है, नीचे वाला होठ है उससे बोला जाता है आपका वे। ठीक है। और ये सारे यह रह ले वे ये क्या होते हैं, आपके सहघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। यानी कि जब हम इनको बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो हमारे जो मुंह से क्या निकल रही है, हवा कम निकल रही है। जब हवा हमारी कम निकलती है तो उनको हम क्या कह देते हैं, अल्प प्राण कह देते हैं। और सहघोष किनको कहेंगे, जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि का क्या होता है, कंपन होता है ना। उच्चारण करते समय ध्वनियों का क्या होता है, स्वर तंत्रियों का, स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है यानी कि वाइब्रेशन होता है। तो उनको क्या कह देते हैं, हम सहघोष कह देते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये लेवे कैसे हैं, सहघोष हैं और साथ ही क्या है, अल्प प्राण है। फिर देखो, यह और वह कैसे माने जाते हैं इसमें, यह और वह कैसे माने जाएंगे, देखो भाई इसमें यह वह कैसे हैं, अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर कितने हैं आपके, दो हैं। कौन से, यह और वह। इनमें कभी तो ध्वनि उसकी आएगी स्वर की और कभी किसकी आएगी, व्यंजन की। तो ये आधे स्वर माने जाएंगे और आधे कैसे माने जाएंगे, व्यंजन। ठीक है। तो अर्ध स्वर कौन से होगा, यह और वह। इसके अलावा रह कैसा है आपका, लुंठित स्वर है। ठीक है। यानी कि जिसके उच्चारण में जो जीभ है तालु से लुढ़क करके स्पर्श करती है आपकी। फिर आता है लय। लय कैसा होता है, पार्श्विक। ये पूछा गया है काफी बार। ये रह जो आपका जो व्यंजन है, वर्ण है, ये कैसा है, लुंठित है। लय कैसा है, पार्श्विक है। निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ण है, तो ये पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिए, पार्श्विक वर्ण कौन सा है, लय है। निम्न में से कौन सा जो वर्ण है वो लुंठित है। तो आंसर क्या करोगे आप, रे करोगे। कौन सा करोगे, रे करोगे। ठीक है। आगे देखिए, लय कौन सा होगा, यानी कि पार्श्विक, जिसके उच्चारण में जो हवा है वो क्या करती है, जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाती है, साइड से निकल जाती है। तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग लय बोलेंगे यानी कि पार्श्विक बोलेंगे। ठीक है। आगे देखिए, उष्म यानी कि संघर्षी। तो उष्म या फिर संघर्षी दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है। तो जिन व्यंजनों का यानी कि कहेंगे हम लोग, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जो हमारी जो वायु है वो मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या फिर रगड़ खाकर निकलती है या फिर उष्मा या गर्मी पैदा करती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये समझ सकते हैं हम लोग, जो उष्म है यानी कि संघर्ष, संघर्ष करके यानी कि घर्षण करके जो हवा हमारी निकलती है।
ठीक है, मुंह से, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, उसमें व्यंजन में आ जाते हैं। तो उसमें व्यंजन कौन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स और स और है। ठीक है, अभी इनके उच्चारण स्थान भी देखने वाले हैं। ये जो श है आपका सलगम वाला स, ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, ये तालव्य हो गया, यानी कि तालु हो गया इसका उच्चारण स्थान। ये जो स है षटकोण वाला स, ये मुर्दा से बोला जाएगा, यानी कि उसका उच्चारण स्थान मुर्दा हो गया। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको पता होनी चाहिए ये चीजें आपको। ठीक है, और काफी बार पूछा गया है आपका है का उच्चारण स्थान क्या है। तो है का उच्चारण स्थान क्या है कंठ के भीतर जो आवाज आ रही है, यानी कि कंठ के भीतर स्थित है इसका उच्चारण स्थान। जब हम है बोल रहे हैं, यानी कि हमारे गले पे क्या हो रहा है, जोर पड़ रहा है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। ठीक है, आगे देखो स, इसका क्या हो गया उच्चारण स्थान, दंतमूल यानी कि मसूदा हो गया। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे, ये कैसे हैं, महाप्राण है, यानी कि हम इनको बोल रहे हैं ना, स है, यानी कि आवाज क्या निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, मुख से आवाज क्या निकल रही है भाई, ज्यादा निकल रही है। तो ज्यादा निकल रही है तो हम इनको क्या कर देंगे भाई, महाप्राण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, महाप्राण कर देंगे। ठीक है, अब साथ ही महाप्राण तो हो गए। अब इनको जब हम बोल रहे हैं स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं हो रहा। ठीक है, कोई कंपन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा जब हम इनको बोल रहे हैं श। ठीक है, तो ये कैसे हो गई भाई, एगोस हो गई। तो ये भी याद रख लेना। और है ना, है, तो यहाँ पर है बोलेंगे तो कंपन होता है, यानी कि है तो सैगोस है और साथ ही महाप्राण है। तो ये बात भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, देख लिया है और इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं आपके पास, एक तो ये और एक ई। ठीक है, ड और ढ, यानी कि इनके बिंदु लगा हुआ होता है, ध्यान रखना। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में जो जीभ है पहले ऊपर उठकर मुर्दा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उनको कहेंगे उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, तो हिंदी में ये आपके पास ये 2 हैं। जो ड और ढ है हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। और इनका उच्चारण स्थान और देख लीजिए, ये भी पूछ लिया जाएगा तो आप कर पाएंगे अगर आपने पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो देखो ये दोनों ही मूर्धा से बोले जाते हैं। एक होता है अल्प और एक होता है महा, दोनों सहघोष होते हैं। तो ध्यान रख लेना, ड और ढ यानी कि ये क्या होंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। मूर्धा यानी कि मूर्धन्य, सहघोष हो गई अल्प प्राण। और ये ढ कैसा होगा, मूर्धन्य तो होगा, सहघोष भी होगा, लेकिन ये कैसा होगा, महाप्राण होगा। कैसा होगा, महाप्राण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप। फिर आते हैं आपके पास आगत, यानी कि जो दूसरी भाषा से आए हैं। ठीक है, यानी कि आगत या फिर कहेंगे ग्रहित ध्वनियां। तो जो ये जो ध्वनियां है, कैक है, यानी कि इनके बीच इनके जो नीचे ये डॉट लगा हुआ होता है, यूं समझ सकते हैं, कैक है, गे, ये कौन सी भाषा से ली आई है, ये जो ध्वनियां है ये अरबी फारसी भाषा से आई है। ठीक है, यानी कि अरबी फारसी भाषा से ली गई है। ठीक है, अच्छा, बस इतनी ही बात इसमें जरूरी है। बस ये आगत ध्वनियों की पहचान क्या होती है, यानी कि इनमें ये देखने को मिलेगा आपको, ये डॉट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं, अयोगवा भी 2 ही होते हैं आपके, एक अनुस्वार और एक आपका विसर्ग, यानी कि एक अनुस्वार और एक आपका विसर्ग। ये 2 कैसी ध्वनियां हैं आपकी, अयोगवा ध्वनियां हैं। ठीक है, तो हिंदी में ये आपकी 2 ही ध्वनियां हैं। और परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को सबरों में रखा जाता है, लेकिन ये ध्वनियां स्वर की नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह किया जाता है। ठीक है, ये बात भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखो, जो संयुक्त है ना, वो ध्यान रखना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन भाई आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और आपका श्रृ। ठीक है, 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला और देख लीजिए, ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इनसे है ना कोई भी शब्द है ना आपका शुरू नहीं होगा। ठीक है, किन किन से, इन 5 से, यानी कि इससे, निय, अने और ये जो आपका है और ये ड। ठीक है, इनसे कोई शब्द आपका शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सभी को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी वर्ण होते हैं, यानी कि अक्षर होता है। ठीक है,
आगे देखो वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णमाला हमें पता है वर्णों के व्यवस्थित यानी कि जो पैटर्न को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहेंगे, यानी कि अल्फाबेट बोल देते हैं ना हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो वर्णों के जो व्यवस्थित व्यवस्थित जो समूह है उसी को क्या कह देते हैं, क्या कहेंगे हम यहाँ पे वर्णमाला बोलेंगे। ठीक है, निम्न में से कंठ है ध्वनि कौन सी है, तो भाई कंठ की ध्वनि कौन सी है, तो जो कै वर्ग होता है वो सारा ही कंठ से बोला जाता है। कै खे गेड़ गे गेड़ ये सारे कंठ से बोले जाएंगे, है ना। और हर एक वर्ग का पांचवा नासिका से बोला जाता है, ये बात भी आपको पता है, पढ़ ली थी हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए इसमें क्या कह रहा है। ऑप्शन क्या है इसके देख लीजिए। कै और ख, देखो कै और ख यानी कि हमें पता चल गया है कैसे हो गई आपकी, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक, कंठ ध्वनि ये हुए कै और कै और ख। ठीक, आगे देखो स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धा से कौन सा बोला जाता है, देखो कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, कंठ, फिर उसके बाद च वर्ग तालु से बोला जाता है, फिर ट वर्ग मूर्धा से। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा, फिर दंत होता है, फिर आपका ओष्ठ होता है। ठीक है, ऐसे चलते हैं ना। ट वर्ग आपका दंत से, फिर पै वर्ग यानी कि आपका किससे बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कौन से हो गए, ड और ढ, ये किससे बोले जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से हैं, तो ये देखो पहला और ये तीसरा, तो ये अल्प प्राण हो गया आपके पास, बाकी ये जो है ये अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, बाकी ये अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग के यानी कि हर एक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वर्ण है वो क्या होता है आपका, अल्प प्राण होता है। ठीक, ये हो जाएगा क और ग हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी ये क्या है महाप्राण है। नेक्स्ट देखिए ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, तो ए और आई ध्यान रखना, ए और आई जो ये जो वर्ण है क्या कहलाते हैं, ये कंठ से भी बोले जाएंगे और तालु से, दोनों से बोले जाएंगे, कंठ और तालु दोनों को मिला करके जब हम ए और आई बोल रहे हैं यानी कि कंठ से भी आवाज आ रही है, उच्चारण स्थान से कंठ, और साथ में तालु जो जीभ है हमारी वो तालु को स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और तालु, यानी कि कंठ प्लस तालु है। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन कौन से, तो अयोगवा एक तो अनुस्वार होता है और आपका, और एक क्या होता है विसर्ग, यानी कि दो होते हैं, संख्या में कितने हो गए, ये दो हो गए। ठीक, आगे चलते हैं, बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, यानी कि दो व्यंजन है, किस शब्द में दो व्यंजन है, तो दो व्यंजन किस शब्द में है भाई, इस शब्द में आपके दो व्यंजन होंगे, बाकी में किसी में है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो श स है, ये कैसी ध्वनियां है, यानी कि ये कौन से व्यंजन है, तो कौन से व्यंजन है ये आपके, उसमें कह सकते हो, उसमें व्यंजन कह सकते हो, या फिर संघर्षी व्यंजन, तो ऑप्शन में यहाँ पर संघर्षी दिया हुआ था, ये आंसर हो जाएगा इसका, संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे ये आपके। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम इसको, क्या संघर्षी व्यंजन है या फिर उसमें व्यंजन है, तो इनका उच्चारण स्थान और बता देती हूँ मैं आपको, श स और स, और फिर लास्ट में है। ठीक है, तो ये वाला जो श है ना, ये नहीं कि ये तालु से बोला जाएगा आपका, ये वाला किससे बोला जाएगा, ये मूर्धा से बोला जाएगा, ये वाला किससे बोला जाएगा, यानी कि ये दंतमूल है ना, और ये वाला किससे बोला जाएगा, ये कंठ के भीतर आवाज आएगी, तो ये कंठ, कंठस्थ कह सकते हैं इसको, है ना, कंठ के भीतर आवाज आएगी है जब हम उच्चारण कर रहे हैं। और ये तीनों कैसे होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण। ठीक, और ये कैसा होता है, ये महाप्राण होता है, कैसा होता है, महाप्राण, ये बात भी आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, जो नई विकसित ध्वनियां जो है आपकी वो कौन सी है, तो नवीन विकसित ध्वनियां यानी कि आप कह सकते हो ग्रहित ध्वनियां, या फिर कौन सी ध्वनियां थी आपके पास वहां पर, ग्रहित ध्वनियां कह सकते हो, या फिर आगत। ठीक है, तो ये वाले हो जाएंगे इसका आंसर, ख और ग, यानी कि आपने देखा था जब ये डॉट लगा हुआ था, ये इनको हम क्या कह रहे थे, आगत ध्वनियां, या फिर जो आपकी जो ग्रहित ध्वनियां हैं इनको ही हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, यानी कि घोष यानी कि कंपन किस वर्ण में हो रहा है। तो देखो ख, फिर उसके बाद है हमारे पास च। तो च तो पहला ही हो गया। तो पहला और दूसरा तो क्या होते हैं, किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे तो क्या होते हैं आपके अघोष होते हैं। और बाकी जो आपके पास तीसरा यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीनों क्या होते हैं आपके सघोष कह लो या फिर घोष कह लो, एक ही बात। घोष और सघोष एक ही बात होती है, ठीक है। इनमें क्या होगा, कंपन होगा। तो ये देखो ये दूसरा है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये तो अघोष है। च ये पहला हो गया, ये भी क्या हो गया आपका गलत, यानी कि ये अघोष है। ठ ये भी क्या हो गया दूसरा, है ना, ट और ठ, तो ये भी क्या हो गया अघोष हो गया, तो ये भी गलत हो गया, तो मैं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से अमानक वर्ण कौन सा है, यानी कि अमानक बताइए कौन सा वर्ण है आपका। तो अमानक देखो भाई, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैं इसमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं। है, चेक करो एक बार ऑप्शन क्या है, यानी कि कौन सा वर्ण अमानक है। ऑप्शन क्या है, ख है और फिर उसके बाद है हमारा ऑप्शन है क्या होगा, ख, भ, घ और ये दोनों सेम दे रखी। मैं इस क्वेश्चन को चेक करके फिर बताऊंगी आपको बाद में, बाकी आप इसको एक बार चेक करना कि अमानक वर्ण कौन सा होगा, ठीक है। आप इसको जब चेक करोगे तो आपका एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि अमानक वर्ण कौन से होते हैं। आप इसको चेक करिएगा। आगे देखो, ये अभी बताया था, ये कै, ग, जय, फ ध्वनियां किसकी है, यानी कि कौन सी भाषा से ली गई है। तो कौन सी भाषा से ली गई है ये वाली ध्वनियां आपके पास, अरबी फारसी भाषा से ये ध्वनियां ली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, भाई कितनी है, 52 संख्या है, याद रखेंगे इस बात को हम। अक्षय ध्वनि यानी कि अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण है आपके पास, ये तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट देखिए, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम यानी कि क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप चेक करके और इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आंसर आएगा, ताकि आपको एक नई चीज यहाँ से सीखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। जो ज्ञ वर्ण है किससे बनेगा आपका, जय प्लस में ज्ञ, इससे बनेगा आपका ज्ञ। और जो अक्षय है ये किससे बनता है, कै जमा में कै प्लस में किससे बनेगा ये श, ठीक, किससे बनेगा ये आपका। नेक्स्ट चलेंगे, अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष कौन से होते हैं आपके, जिनमें कंपन आपका नहीं होता। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें क्या होता है भाई, कंपन होता है। तो उनको क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहेंगे। और यहाँ पर अघोष वर्ण इस क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा स हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्या है, कंपन होगा जब आप है बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, जय बोल रहे हो, यहाँ पर कंपन होगा तो ये तो होंगे सहघोष, ठीक। क्या होंगे, सहघोष। है भी क्या होगा, सहघोष होगा। साथ ही जब है का उच्चारण करेंगे तो मुख से हमारी जो हवा है यानी कि वायु है वो ज्यादा निकलेगी, ज्यादा निकलेगी तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे साथ में, महाप्राण। तो इसको भी याद रख लेना आप, है कैसा है, सहघोष भी है, महाप्राण भी है, ठीक है। और ये किन के अंतर्गत आते हैं, ये उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, स और है, ठीक। उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, महाप्राण है और कैसा है, सहघोष है, ठीक। और ये वाला स है ये कैसा है भाई, ये अघोष है, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ का उच्चारण स्थान, तो घ है यानी कि क वर्ग में आ रहा है। क वर्ग के सारे जो व्यंजन है वो किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो कंठ इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन बताने में कौन सा होगा। तो ये जो ज्ञ है यानी कि ये आपका कैसा होगा, ये संयुक्त व्यंजन हो गया, बाकी ये संयुक्त आपके नहीं है, ठीक है। दो तो क्षिप्त है यहाँ पर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं, यानी कि जो दांत दांत से प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उनका उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो तय वर्ग है यानी कि तय, थ, द, भ, ये सारे क्या होते हैं, दंत से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है ना जो दांत से नहीं बोले जाएंगे वो बताना है ना। तो ये बोला जाता है, ये भी बोला जाता है, ये भी बोला जाएगा, ये टै नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा आपके पास, ठीक।
किस शब्द के अंत में ए आता है उसको क्या कहते हैं? तो अकारांत शब्द वो होंगे जिनके अंत में क्या आता है, ए आता है, उन शब्दों को क्या कहेंगे? अकारांत शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपकी यहाँ से क्लियर हो गई है। तो अकारांत शब्द कौन से शब्द होंगे? जिनके उच्चारण में शब्द के अंत में ए आता है उनको क्या कहेंगे? अकारांत शब्द कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? तो कै जमा क्षय से बनेगा आपका अक्षय। ठीक है, छह से नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, छह से भी नहीं बनेगा। आगे देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कौन संख्या कितनी है? टोटल स्वर कितने हैं आपके? 11, सॉरी 13 है। लेखन की दृष्टि से 13 माने जाएंगे, उच्चारण की दृष्टि से कितने माने जाते हैं? 11। लेकिन यहाँ पर कुल पूछिए तो कुल तो आप आंसर कितना करोगे? 13 ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ट वर्ग नहीं है, यानी कि ट वर्ग में कौन सा नहीं आता? तो ट वर्ग में देखो टेट है, डेट और ये भी आता है, तो ये घ है ना, यानी ये तो क वर्ग में आता है। यहाँ पर पूछा है कि ट वर्ग में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन कितने होते हैं टोटल? वही आपके 33 व्यंजन होते हैं। और कुल व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजन आप 35 बताओगे। ठीक, कितने बताओगे? 35, यानी कि 2 और हो जाते हैं ना आपके ये विक्षिप्त व्यंजन, 2 और शामिल हो जाते हैं, तो ये इतने बन जाएंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो, हिंदी वर्णमाला, ये वाला देखो पहले 36 का, अनुनासिक व्यंजन कौन से होंगे? अनुनासिक कौन से होंगे? वर्ग के पंचमाक्षर, यानी किसी भी वर्ग का जो पांचवा जो अक्षर होता है वो अनुनासिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका अनुनासिक के अंतर्गत आएगा। जैसे आपके पास ये अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। ये कै वर्ग में ये हो गया, च वर्ग में ये हो गया, अने। ठीक है, ने, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके अनुनासिक वर्ण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अनुनासिक वर्ण में आ जाते हैं, यानी कि पंचमाक्षर कह सकते हो, पांचवा अक्षर, वो क्या होंगे? आपके अनुनासिक हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? और यहाँ से आप आंसर की दे रखिए, यहाँ से आप मिला लीजिए आंसर। जिस तक मैंने आंसर नहीं बताया है इनकेस, आप उसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर आपके पाई कितने हिंदी वर्णमाला में? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 दे रखा है, 13 होता टोटल तो 13 कर देते। ऑप्शन यहाँ पर 8, 9, ये 14 और ये आपके पास 11 दे रखा है, तो आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11 पे जाओगे। वैसे टोटल स्वर कितने हैं आपके? 13 है। ठीक है, और उच्चारण की दृष्टि से 11 ही माने जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है किसी और क्लास में हम कवर करेंगे।